Good evening, ma'am. Tell me. ओके, अभी लास्ट जो सबसे लास्ट बैटल मैंने पढ़ाया था, सबसे आखिरी में कौन सा बैटल था वो? Ma'am, Battle of Plassey. रॉन्ग। बैटल ऑफ बक्सर। करेक्ट, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन 1757। बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड इन 1764। करेक्ट। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, रिजल्ट मैंने बताया था, कंपनी के नवाब बन गए थे नवोब्स। करेक्ट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीओ, यानी आप इसको बॉब नाम से भी कह सकते हैं कि बॉब। बॉब का जो पूरा राइट है वो किसको मिल गया? बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। इन तीन जगह रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट किसे मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि बॉब से रेवेन्यू यानी बॉब से जो टैक्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। और ये क्यों देना पड़ा? ये हमारे मुगल किंग को ये राइट कंपनी को देना पड़ा क्योंकि कंपनी जीत गई थी बैटल ऑफ प्लासी भी और बैटल ऑफ बक्सर भी। करेक्ट। वो जीत गए थे तो वो पावरफुल पोजीशन में थे, इसीलिए हमारे जो हमारे इंडिया के किंग थे, मुगल किंग, क्या नाम था उनका? औरंगजेब। नो, औरंगजेब तो 1707 में ही निपट गए हैं। ही इज ऑलरेडी डेड एट दिस टाइम। 1765 में बहादुर शाह जफर. नो, बहादुर शाह जफर came in 1857। 1765 में कौन मुगल किंग था बता सकते हो? औरंगजेब का जो बेटा था और उसका बेटा। करेक्ट। ऐसा ही कोई रहा होगा, है कि नहीं? तो आई थिंक, ओके, तो लेट मी चेक इट। आई थिंक इट वाज मोहम्मद शाह और समथिंग। उसका नाम हमें किंग का इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट हमें ये जानना जरूरी है कि वो औरंगजेब नहीं था। ठीक है। कोई ये नहीं समझेगा कि औरंगजेब ने ये किया है, बिकॉज औरंगजेब वाज ऑलरेडी डेड बाय 1707 और बहादुर शाह जफर 1800s में आएगा। समझ गए? बीच में कोई और मुगल किंग है, मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद शाह नाम है उसका, क्योंकि उसी के टाइम पे ही नादिर शाह ने अटैक किया था इंडिया 1740 में, जब वो यहाँ से कॉक वाला थ्रोन और कोहिनूर डायमंड चोरी करके ले गया था। समझ गए? तो जब ब्रिटिशर्स जिस वक्त इंडिया में थे उस वक्त मुगल किंगडम बहुत वीक थी ना। हमने यही तो पढ़ा है ना कि औरंगजेब के बाद तो मुगल किंगडम बहुत वीक हो गई थी। उसके जो और किंग वाले थे वो काफी वीक हो गए थे, वरना फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना मौका थोड़ी ना मिलता कि वो इंडिया आते और हमें कब्जा कर लेते। करेक्ट। क्योंकि मुगल किंगडम बहुत उस वक्त वीक हो गई थी। और वीक मुगल किंगडम के चलते ही अफगानिस्तान में भी एक वो रहता था, लुटेरा, नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। उसने जब देखा कि मुगल किंगडम बहुत वीक हो गई है तो वो वहां से अटैक करने इंडिया आ गया 1740s में। और ये देखो उसी उसी टाइम की बात है, 1765। करेक्ट। 10-20 साल बाद की बात है। 1740s में ही केम टू इंडिया। उसने दिल्ली पे अटैक करके सब कुछ लूट लिया, बहुत लूटा। और लूट के वो क्या ले गया? मयूर सिंहासन, सुना है ना नाम? बहुत फेमस था मुगल्स के टाइम पे, पीकॉक थ्रोन बोलते हैं वो। अभी भी उन्हीं के पास है, हमारे पास अभी नहीं आया, अभी इंग्लैंड के म्यूजियम में है वो। ठीक है। और उसके अलावा एक और डायमंड था, कोहिनूर, जो कि मुगल बादशाह के मतलब जो होता था ताज उस पे लगा होता था, वो भी वो लूट के ले गया था। क्योंकि मुगल्स इतने वीक हो गए थे इसीलिए इन सब लोगों को मौका मिला, वो लूट के ले गया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स भी बहुत ताकतवर हो गए, तो उन्होंने भी मौका देखा, तो फिर उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी कर लिया, बैटल ऑफ बक्सर कर लिया। तो मुगल्स तो ऑलरेडी वीक थे, तो जो उस वक्त का मुगल एम्परर था उसको बात माननी पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया। कहाँ का दीवान बना दिया? बंगाल का। समझ गए? दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान इज अ पोस्ट। दीवान एक पोस्ट है, उनके लिए यूज की जाती है जो लोग पैसा वसूलते हैं, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। समझ गए? जैसे आज गवर्नमेंट टैक्स लेती है हम लोगों से, है कि नहीं, इनकम में और बाकी चीजों में। उस वक्त दीवान का ये काम होता था। मुगल एम्परर इतने वीक थे कि उनको बात माननी पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उन्होंने उनको दीवान बना दिया बंगाल का। ये बात हमने ऑलरेडी देखी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ। ठीक है। एक्चुअली इवेंट, ये जो पेंटिंग है ये वही पेंटिंग है। इस पेंट में ये देखो, ये मुगल एम्परर बैठे हुए हैं और ये क्लाइव है, और ये क्लाइव को ये चिट्ठी टाइप की दे रहे हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है कि आज से बंगाल के और उनके करस्पॉन्डिंग रीजन के नवाब आप लोग हैं, आप लोग आज से वहां पर दीवान का काम कर सकते हैं, यानी आप लोग टैक्स ले सकते हैं। अच्छा बताओ, ये टैक्स किसकी जेब में जाएगा? कंपनी की. अभी तक टैक्स किसकी जेब में जाता था? मुगल। मुगल्स। अभी तक जो इंडिया के ओरिजिनल किंग थे कंपनी.
उनके पास टैक्स जाता था, लेकिन अब वो लोग हार गए हैं। इसमें हार गए हैं, बैटल में हारे हैं। कौन से बैटल में? बक्सर के बैटल में हारे हैं। तो जब वो लोग बैटल में हार गए हैं, तो हारने के बाद में ये डिसाइड हुआ है कि आज से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो मेन एरिया है जहां से इंडिया को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, ये वाले रीजन पे कौन टैक्स वसूलेगा? मैम ब्रिटिशर्स। कंपनी और अब कंपनी के पास वो पैसे आएंगे। अब कंपनी तो बहुत रिच होने वाली थी, और कंपनी इसी पैसे का यूज करती थी हमारे यहाँ के सामान को लेने के लिए, जो कि हम लोग एक्सक्यूज अच्छी मी मैम, अच्छी। हाँ बेटा। अब जैसे अगर इनको राइट मिल गया तो इस हिसाब से फिर अगर इनको राइट मिल गया टैक्सेस का, तो ये तो टैक्सेस बढ़ा भी सकते हैं। हाँ वही तो करेंगे, अभी वही करने वाले हैं वो। अभी उनको राइट मिल जाएगा तो व्हाट दे विल डू, दे विल चेंज एवरीथिंग। उनको लगेगा कि अरे हमको तो इसका इतना राइट मिल गया, तो अभी वो क्या करेंगे, अलग टैक्स सेटलमेंट लेके आएंगे। यानी पहले राजा जिस तरह से टैक्स वसूलते थे वो उसको चेंज कर देंगे। वो 3 नए सिस्टम लेकर के आएंगे, जिसको बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट, मुनरो और परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम। समझ गए? ओके 3 सिस्टम है, 3 अलग अलग जगह लगाया जाएगा इनको इंडिया के। ठीक है? जिसमें परमानेंट सिस्टम लगाया जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाएगा यूपी बिहार वाले रीजन में, महलवारी लगाया जाएगा पंजाब वाले रीजन में, और रैयतवारी लगाया जाएगा साउथ इंडिया में। समझ गए? हम लोग तीनों सिस्टम देखेंगे। उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया जब उनको पास पावर आई, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का तरीका चेंज कर दिया। और यही 3 सिस्टम हमको इसमें पढ़ने हैं। उन्होंने उस सिस्टम में कैसे पैसा ले रहे थे हम लोगों से। समझ गए? क्या पढ़ने वाले हैं ये तो पता है ना। ये 3 सिस्टम पढ़ने बहुत जरूरी हैं। लेकिन उसके पहले बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है। बैटल ऑफ बक्सर हमें पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है, और रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा फेमस हो गया है कि नहीं। पिछले चैप्टर में देखा कि क्लाइव कितना सारा पैसा ले गया था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाकर के उसके ऊपर केस किया था लोगों ने कि क्लाइव कितना पैसा लेकर के आया है कि नहीं। बाद में उसको एक्विट है, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी, है ना। तो पढ़ा हमने। फिर क्या हुआ, अभी मैम ड्यू टू करप्शन। ड्यू टू करप्शन, तो ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर। तो ये वाली पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग ये दिखा रही है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्ट कर रहे हैं दीवानी ऑफ बंगाल, और ये मुगल एम्पर उनको एक पन्ना टाइप का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज से बंगाल तुम्हारा हुआ, तुम वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है? एक्चुअल जो इवेंट था, मतलब ब्रिटिशर्स को टैक्स लेने की अब इजाजत थी मुगल्स से। राइट, अब ब्रिटिशर्स को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुगल से बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि होल सोल ओनर एक तरह से ब्रिटिशर्स ही हो गए, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है। ठीक है? एक्चुअल इवेंट जो ये हुआ था, ये एक टेंट में हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव का टेंट था। लेकिन इस पेंटिंग में ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा ओकेजन होगा और दरबार वगैरह में हुआ है कि नहीं। तो पेंटर ने अलग तरह की पेंटिंग बनाई है। एक्चुअल इवेंट तो ये टेंट में ही हुआ था। उसमें बस केवल कुछ इंग्लिशमैन थे, कुछ इंडियंस थे, और वो वॉर का टेंट होता है ना, वॉर वाले जो टेंट होते हैं, उस टेंट के अंदर हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जीत रहे थे तो। ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है जमीन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब पैसे वाला सारा हिसाब किताब अब कंपनी संभालेगी। तो कंपनी दीवान बन गई, तो कंपनी के पास में फाइनेंशियल यानी पैसे वाली बहुत सारी पावर आ गई। और नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। तो अब कंपनी को सोचना पड़ा, क्योंकि पहले तो कंपनी केवल ट्रेड करती थी, पैसा गोल्ड हमको देती थी, गोल्ड सिल्वर हमसे सामान लेती थी और ले जाकर के यूरोप में बेचती थी। उसको बीच में प्रॉफिट हो जाता था, जैसे किसी भी ब्रोकर को होता है नहीं, यहाँ पे 5 रुपए का सामान खरीदा, वहां जाके 50 रुपए का बेचा, 45 रुपीज प्रॉफिट। उसको यहाँ के इंडिया के अंदर क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब तो कंपनी दीवान बन गई बंगाल की। अब कंपनी को ये सोचना पड़ रहा था कि जितनी भी जमीनें उसने जीती हैं, अब वो उनपे टैक्स कैसे वसूलेगी। समझ गए? इसीलिए अब कंपनी का मेन फोकस क्या आ गया कि कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब उसको ये जरूरी था जानना कि अब वो पैसे कैसे कलेक्ट करेगी और कैसे यहाँ से सामान लेगी। ठीक है? ओके। कंपनी अब आर्मी भी मेंटेन कर रही थी, तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे थे, है कि नहीं। क्योंकि अगर कंपनी आर्मी नहीं मेंटेन कर रही होती तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कैसे जीतते, है कि नहीं। पहले कंपनी तो केवल ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही आई थी, लेकिन अब तो कंपनी के भाव बढ़ गए ना, अब तो कंपनी के पास अपनी आर्मी भी है, तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। कंपनी ने बहुत बढ़िया हल निकाला उसका। क्या हल निकाला? ओवर द इयर्स कंपनी ने ये चीज सीख ली कि अब वो उसको ना सोच समझ के अपनी चालें चलनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बाहर से आए थे। तो उनको बहुत जरूरी था कि वो पैसिफाई यानी लोगों से अच्छे से बात करें। ठीक है? और कंट्री साइड के लोगों को रूल करेंगे, तो उनमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वरना लोग विद्रोह कर देंगे कि तुम तो फॉरेन से आए हो, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। करेक्ट? इसीलिए कंपनी ने नया तरीका निकाला। उन्होंने सोचा
कि जो लोग लोकल पावर है जिनके पास में, उनको हम हटाएंगे नहीं। यानी गांव में अगर कोई जमींदार है, यानी गांव में अगर कोई विलेज सरदार रहता है, तो उसको उस कंपनी ने सोचा कि उनको हम हटाएंगे नहीं, उनको हम काम करते रहने देंगे। उल्टा उनसे समझौता कर लेते हैं। कौन सा? आपसे गांव के जमींदार, तुम लोग हमको रेंट दोगे, समझ गए? कंपनी ने ये सोचा अगर हम इन सब लोगों को लड़ेंगे, कहेंगे कि अब ये जमीन हमारी है, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी को हम पावर से बाहर करेंगे, ये लोकल लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। तो बढ़िया तरीका तो ये रहेगा, जितने भी लोग लोकल लेवल पे रूल कर रहे हैं, यानी हर गांव में जमींदार होता है, हर गांव में मुखिया होता है, करेक्ट, उन लोगों को प्यार मोहब्बत से बात करो और उनसे कर लेते हैं सेटलमेंट, यानी समझौता। कैसा समझौता? उनको बता देते हैं कि इतना पैसा आपको हमको देना पड़ेगा, अगर आप इतना पैसा हमको नहीं देंगे तो आपकी जमीन को हम नीलामी में बेच देंगे। लगान देखी किसी ने? मूवी कभी देखना, कैप्टन रसल। हेलो। तो उसमें यही होता है, उसमें व्हाट दे डू, वो उसमें ऑल्दो एग्जांपल मैच का लिया है कि अगर तुम मैच नहीं जीतोगे तो तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। बट वो कंपनी का ही रूल था। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी बहुत चालाक थी, कंपनी को पता था कि अगर हम इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये लोग हमारे पे विद्रोह कर देंगे और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, तुम लोग फसल उगाओ, बस हमें टैक्स देते रहो। टैक्स दोगे और अगर तुम टैक्स नहीं दे पाए तो तुम्हारी जमीन का क्या हो जाएगा, नीलामी हो जाएगी। समझ गए? मैम कैप्चर कर लेंगे मैम वो नीलामी कर लेंगे। और वो उन्होंने लोकल लोगों से नहीं किया, जमींदार से किया। तो एक्चुअली जो लैंड थी वो जमींदार लोगों की बड़ी बड़ी लैंड होती थी। तो अब जमींदार जो है वो तो बड़ा आदमी है, अब जमींदार का समझौता हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से। इधर जमींदार बैठा है, उधर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बैठे हैं। वो बोल रहे हैं देखो जमींदार, तुम्हारे हिस्से आते हैं 80 गांव, इस 80 गांव में जितना भी टैक्स वसूलना है वो तुम वसूलोगे, हम नहीं करेंगे कोई भी काम, क्योंकि हमें तो बुरा बनना ही नहीं है। समझ गए? जमींदार को बीच में बैठा दिया कि जमींदार जाएगा सबसे टैक्स वसूलेगा, लेकिन टैक्स वसूल के लाके वो किसे देगा, कंपनी को। कंपनी। और ये जमींदार को पहले ही बताना पड़ेगा कितना टैक्स वो देगा। अगर उतना टैक्स जमींदार नहीं दे पाया तो उसकी जमीन मैम आधी कैप्चर हो जाएगी, उसकी जमीन हड़प लेंगे वो लोग। समझ गए? इस तरह का उन्होंने सिस्टम निकाला और बहुत बढ़िया सिस्टम था। इसमें दो फायदे थे। सिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली किसी से टैक्स वसूल नहीं रही थी किसान से, तो उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी और वो बुरे भी नहीं बन रहे थे। वसूली का काम कौन कर रहा है? वसूली का काम तो बेचारे जमींदार कर रहे हैं। मैम तो लैंडलॉर्ड वसूली का काम कर रहे हैं और वो लैंडलॉर्ड्स सारे कर रहे हैं। टैक्स तो कंपनी को अगर देते हैं। अरे पूरी बोलने तो दो जय, तुम्हें पूरी बात पता चल गई है। टैक्स वसूलने का काम तो जमींदार कर रहे हैं। अगर लोग बुरा समझेंगे तो बुरा किसे समझेंगे? जमींदार को। जमींदार को। अगर मान लो कि जमींदार उनसे टैक्स लेने आएगा और लोग कहेंगे यार हमारे पास में ज्यादा पैसे नहीं है, हमारी फसल खराब हो गई है, सूखा पड़ गया है, ये सब बातें वो जमींदार को बोलेंगे। लेकिन जमींदार की मजबूरी है, क्योंकि जमींदार को पता है कि अगर वो टैक्स इनसे लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देगा, उसकी जमीनें चली जाएंगी। जमींदार इन लोगों के ऊपर जुल्म करेगा कि नहीं टैक्स दो, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो टैक्स जा करके नहीं देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपनी आर्मी लेकर के आएंगे और उसकी जमीन कब्जा कर लेंगे और किसी और जमींदार को दे देंगे टैक्स वसूल पाए। करेक्ट? तो इस तरह का एक नया सिस्टम उन्होंने निकाला जो कि काफी खतरनाक था, और इस चक्कर में इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया, क्योंकि वो जमींदार लोगों पे प्रेशर डालने लगे कि तुम्हें इतना टैक्स हमें दिलाना पड़ेगा। जमींदार के पास ऑप्शन नहीं था, अगर वो पैसा नहीं देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उसकी जमीनें चली जाएंगी, और अगर वो लोगों से वसूलेगा बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करके, तो लोग उन्हें नफरत करने लगेंगे। यही रीजन है कि धीरे टाइम चलते चलते लोग जमींदारों से नफरत करने लगे, है कि नहीं, कि जमींदार ऐसे ही होते हैं, लैंडलॉर्ड ऐसे ही होते हैं, है कि नहीं। इस तरह की सिचुएशन में जमींदार को लाकर के कंपनी ने खड़ा कर दिया। हाउ वाज दिस टू बी डन? दिस इज द चैप्टर वी विल सी कि कंपनी किस तरह से कॉलोनाइज करती है पूरी कंट्री को। अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को वो लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाएगा, और लोगों के राइट्स को वो रीडिफाइन कर देते हैं। यानी कि लोगों अब सिचुएशन पूरे इंडिया में चेंज हो चुकी है, समझ गए। अब कंपनी जो चाहेगी वही क्रॉप उगवाएगी, जितना जितना रेवेन्यू कंपनी मांगेगी उतना जमींदार को कंपनी को रेवेन्यू देना पड़ेगा, और इन सब में कंपनी केवल और केवल पैसे का काम देखेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी जमींदार लोग ही कर रहे हैं, यानी कंपनी का दोनों हाथ में लड्डू है, उसको कुछ करना भी नहीं है और पैसा भी मिल रहा है। समझ गए फंडा? क्योंकि कंपनी सारा काम जमींदार को दिया हुआ है, कंपनी केवल पैसा ले रही है। कंपनी कह रही है हम तो जीत चुके हैं बैटल, ये पूरी जमीन हमारी है, लेकिन तुम जमींदार हो तो हम तुम्हें रहने दे रहे हैं यहाँ का जमींदार, बशर्ते तुम जमींदार तभी तक हो जब तक तुम हमें पैसा दोगे। समझ गए? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ
मैम अगर जैसे जो लोग हैं वो जमींदार को हेट करने लग जाए, तो अगर वो ये कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें फोर्स कर रही है टैक्सेस के लिए, तो लोग क्या करेंगे? अभी जमींदार को तो अपनी इमेज मेंटेन करनी है ना कि वो बड़ा आदमी है। वो अपने लोगों को थोड़ा ना बता सकता है मैं खुद इतना बड़ा भिखारी हो गया हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मुझे इस तरह से। जमींदार तो अपनी इमेज मेंटेन करते थे, हम इतने गांव के जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं, तो लोगों को। और जमींदारों के पास बहुत पैसा होता भी था, ऐसा भी नहीं है कि जमींदारों के पास पैसा नहीं था, ठीक है। और जमींदार को इतने अच्छे नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर जोर डाल रही थी, ये बात ठीक है, लेकिन जमींदार भी जरूरत से ज्यादा वसूल रहे थे कि वो बीच में अपना मुनाफा भी कमा सके, समझ गए। मान लो कंपनी 20 रुपए मांग रही है, लेकिन जमींदार को खुद को भी तो पैसा कमाना है, तो जमींदार वही 30 रुपए ले रहा है से लोकल किसान से। अब लोकल किसान ने उगाया ही 40 रुपए का है, 30 रुपए तो टैक्स में दे दिया बेचारा, 10 रुपए में क्या क्या खाएगा और क्या जमीन को वो फर्टिलाइजर देगा। इस चक्कर में जमीन डिग्रेड होती चली गई, क्योंकि जमीन में ट्यूबवेल नहीं आ पाए, और इतना जितना एग्रीकल्चर में इनपुट देना पड़ता है, अच्छे सीड, अच्छा पानी, वो सब किसान कर नहीं पाता था, क्योंकि सारा पैसा तो जमींदार ले गया और उसमें से मैक्सिमम पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई। इस तरह की सिचुएशन के चलते खेती बर्बाद होने लगी इंडिया में, समझ गए। एक एक करके देखते हैं, बट ओवरव्यू एक मैंने दे दिया। कंपनी हैड बिकम, हाँ बेटा। मैम तो जो रेवेन्यू था मैम, जो लैंडलॉर्ड इकट्ठे करते हैं मैम, तो वो सीधा वो कंपनी को देते हैं। और क्या, अभी यही देखेंगे ना, अभी एक एक करके देखते हैं। इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अभी देखते हैं। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी अ ट्रेडर। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन कंपनी के दिमाग में अभी भी ट्रेडिंग ही चल रही थी। कंपनी को बस मुनाफा दिख रहा था, वो कम से कम काम करना चाहती थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू, कि बहुत सारा पैसा हमें मिल जाए, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन उसका मन भी नहीं था कि वो खुद जा करके कलेक्ट करे, असेस करे और कलेक्ट करे रेवेन्यू को, समझ गए। कंपनी थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी, वो चाह रही थी कि लोकल पचड़ों में कौन एक एक किसान से जाकर के उसकी जमीन नापे, फिर बताए कि कितना टैक्स लेंगे, ये सब काम मेहनत कौन करे। इसीलिए द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज, केवल एक ही काम में कंपनियां दिमाग का कितना ज्यादा पैसा लूटा जाए। गुड एंड बाई फाइन कॉटन को, और जितना पैसा यहाँ से ले, जितना पैसा हमको मिलेगा उसी से हम यहाँ से कॉटन और सिल्क खरीद लेंगे, और फिर उसको यूरोप ले जाकर के महंगे प्राइस पे बेचेंगे। तो अब हालत ये हो गई थी कि पहले कंपनी को सोना लेके आना पड़ता था। जब वो हमें सोना देते थे, चांदी देते थे, तो उसके बदले हम उन्हें अपने सिल्क देते थे, कॉटन देते थे, तब जाके वो वहां बेचते थे। अब तो कुछ करनी नहीं है, लोकल लोगों से टैक्स वसूलो, उसी पैसे से सामान खरीदो और उसी सामान को जाके बेच दो। समझ गए कंपनी क्या कर रही है? हमारे पैसे से ही हमारा सामान खरीदा, और हमारा सामान खरीद के इंग्लैंड ले जाकर के मैम महंगे बेच एक्सपेक्टेड के रेट पे भेजा। और पैसा कमा लिया। कंपनी को कुछ पैसा देना भी नहीं पड़ा अपनी जेब से, उन्होंने हमसे ही टैक्स वसूला, क्योंकि वो किंग बन गए। हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीद लिया, और हमारा सामान खरीद के यूरोप ले गए, वहां बेचने लगे, और उससे उन्होंने हाई दाम पे, हाई रेट पे बेच के और पैसे कमा लिए। कंपनी का कितना हर तरफ मुनाफा ही मुनाफा चल रहा है कंपनी को। तो Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 साल में कंपनी ने जितना सामान खरीदती थी उसका दुगना सामान खरीदना शुरू कर दिया। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? टैक्सेस। हम ही लोग दे रहे हैं इतना पैसा कंपनी को। Before 1865, company had purchased goods in India by importing gold and silver. 1865 यानी 1865 से 1865 नहीं, गलत ईयर पड़ा है, 1765 है। 1765 यानी बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर से पहले कंपनी को गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी वो वहां से लेकर के आते थे गोल्ड एंड सिल्वर। अब लेकिन तो वो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज। लेकिन अब तो वो बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसी से वो अपने फाइनेंस परचेज को फाइनेंस कर ले रहे हैं, है कि नहीं? अब तो उसी पैसे से वो ले रहे हैं सामान, और उनको इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लाने की जरूरत अब है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उनको पैसा यहाँ से ही मिल रहा है। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाया, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ हमारा पैसा लेंगे और हमें पैसा, हमारा पैसा यानी बाहर जा रहा है ना लगातार, क्योंकि हमारे पैसे से ही हमारा सामान खरीदा, हमारा सामान भी चला गया, हमारा पैसा भी चला गया, और ये सब कुछ इंग्लैंड चला गया। धीरे धीरे बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डीप क्राइसिस में आ गई, यानी लोग वहाँ गरीब होने लग गए। जो आर्टिसन यानी जो लोग काम, जैसे शॉल बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, ये लोग गांव को खाली करने लगे, ठीक है। और क्योंकि इनको अपने जो गुड्स हैं वो कंपनी को बहुत लो प्राइस पे बेचने के लिए मजबूर हो गए, समझ गए, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। कंपनी वाज द सोल बायर, अकेला सामान खरीद रही थी, क्योंकि अब कंपनी ने कब्जा कर लिया है। तो कंपनी लोगों को फोर्स कर रही थी कि तुम हमारा ही सामान खरीदो, किसी और का सामान तुम हमें ही सामान बेचो, किसी और को तुम सामान नहीं बेच सकते, और तुम्हें कम रेट पर ही बेचना पड़ेगा सामान।
कम रेट पर नहीं बेचोगे तो किसी और को तुम्हें बेच नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है। तो पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज। और ये तो आर्टिस्ट लोग की हालत है, जो लोग फिल्म वगैरह बनाते हैं। और जो किसान लोग उनसे तो उनके तो कर्जे ही नहीं खत्म हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे तो बार बार इतना ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। वो जमींदार को पैसा देता था, जमींदार जाके कंपनी को पैसा देती थी। इस तरह से धीरे धीरे प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कोलैप्स कर गया, यानी बंगाल का पूरा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम बैठ गया। 1770 की बात है, अभी केवल 15 साल ही हुए हैं, 5 ही साल हुए हैं। 1764 में बक्सर, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, और 6 साल के अंदर इतना गंदा सूखा पड़ा कि 10 मिलियन लोग बंगाल में मर गए। 10 मिलियन मतलब समझते हो, 1 करोड़। अभी तो कोरोना से इतने लोग नहीं मरे, 3 साल तो कोरोना चल रहा है, और वो भी पूरे वर्ल्ड में। जितने लोग यहाँ मर गए, केवल बंगाल में 1 करोड़ लोग मर गए, और उस वक्त पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, समझ गए। और उस वक्त लगभग यानी 1/3 पॉपुलेशन, यानी जितने लोग वहां रहते थे उसके 1/3 लोग मर गए, समझ गए। 1/3 बहुत ज्यादा होता है किसी भी एरिया का। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़। अगर 1/3 मर जाएंगे तो हम कितने बचेंगे? ओनली 80 करोड़ के आसपास, समझ गए। इतने यानी 30-35 करोड़ लोग मर जाएंगे। कितनी बुरी हालत होगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ये सब हालत है, इतने सारे लोग मर गए फेमाइन में बंगाल में। अब कंपनी को भी थोड़ा, कंपनी की जगह जगह बदनामी होने लगी कि भाई इन्होंने क्या किया है जाकर के बंगाल में। ये तो वहां के नवाब बनने गए थे, इन्होंने 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया भूखमरी से। भूखमरी से मर गए लोग, फेमाइन मतलब एक तरह का भूखमरी, समझ गए। इतने लोग भूखमरी से मर गए। जब ये हालत आई, तब फिर कंपनी को जब बहुत जगह पर मतलब कंपनी की बदनामी हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि कंपनी पूरा ब्रिटेन नहीं है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों, समझ गए। कंपनी का मतलब ब्रिटेन नहीं है। कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी है केवल, जैसे रिलायंस टाटा। पूरा पूरा ब्रिटेन वाले अभी तक इंडिया नहीं आए हैं, वो 1857 के बाद आएंगे। अभी इंडिया में केवल ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी नहीं है, प्राइवेट कंपनी तो किसी लोगों ने मिलके बनाई है। तो हर साल इस कंपनी को इंग्लैंड में रिपोर्ट करना पड़ता था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे जो पार्लियामेंट बैठती थी, जैसे इंडिया में जो इस वक्त पार्लियामेंट बैठती है। तो इन लोगों को जाके बताना पड़ता था कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो 1 करोड़ लोग फेमाइन में मर गए, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में लोग पूछने लगे सवाल, भाई ये कौन सा ट्रेड तुम कर रहे हो, उसके चलते इतने लोग मर रहे हैं, समझ गए। तो फिर कंपनी को समझ में आया कि हमें थोड़ा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो कंपनी बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से रेवेन्यू वसूल रही थी, और बहुत लोगों को नुकसान हो गया इस चक्कर में। जब इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद होने लगी, फिर कंपनी को लगा कि अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमें तो पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे। इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक सोने की एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है हर रोज, ठीक है, सुनने वाली स्टोरी। एक मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। तो एक एक अंडा कलेक्ट करके ना वो सोचा कि अरे यार एक एक अंडा कलेक्ट करके क्या करूं, एक अंडा रोज देती है, अब मेरे को लालच आ गया, इसको अगर मार दूंगा तो इसके अंदर जितने अंडे सब मेरे आ जाएंगे। उसने मुर्गी को मार दिया, उसको एक भी अंडा नहीं मिला, समझ गए। तो कंपनी इतनी स्मार्ट थी कि वो ये चीज समझ गई कि जिन लोगों से हम इतना पैसा ले रहे हैं, अगर ये सारे लोग मर गए तो हमें पैसा कौन देगा, है कि नहीं। कंपनी को सीधी बात ये समझ में आ गई कि अगर अगर सब लोग यही हालत चलती रही तो हमारी तो रेवेन्यू इनकम हमारी तो बंद ही हो जाएगी, क्योंकि हम तो इन लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स है वो ये बात फील करने लगे कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब क्या करें, थोड़ा इनको ऑक्सीजन देते हैं, ये मरने वाले इनको थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं, जब ये वापस काम करने लगेंगे तब इनसे पैसा वसूला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अब ये करें कैसे, क्योंकि कंपनी को इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है नहीं। पता है क्या कंपनी को इंडिया के बारे में, वो तो सारा काम जमींदारी से ही करवा रहे हैं, वो तो बस पैसा लेते हैं, है कि नहीं। अरे हाँ यहाँ तो बोलो। यस मैम। तो कम से कम 20 साल की डिबेट चली, 20 सालों तक यही चलता रहा कैसे इम्प्रूव किया जाए। कंपनी ने 1793 में फाइनली एक सिस्टम लाई, उस सिस्टम का नाम उन्होंने रखा परमानेंट सेटलमेंट। नाम बताया था ना अपने, 3 पढ़ने हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी और महलवाड़ी। फिर 1793 यानी 10-20 साल तक यही बातें चलती रही, कैसे रेवेन्यू इंप्रूव करे, लोग मर रहे हैं। फाइनली 1793 में कंपनी ने एक रामबाण निकाला, एक इलाज।
परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी ने बोला कि हो सकता है कि हम लोग अभी तक कुछ ज्यादा अलग तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, इसीलिए इतना फेमाइन आया और लोग मर गए। नाउ लेट अस बी वेरी क्लियर, परमानेंट सेटल में हम क्या करेंगे, जितने भी राजा हैं, यानी जिन 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 रियासतों में राजा है, कभी अभी पता है ना, मैंने अभी भी बताया था कि कंपनी का मेन फोकस केवल पैसे लेना है। उन्होंने क्या किसी भी लोकल राजा, किसी जमींदार को उन्होंने अभी तक हटाया है? नो मैम। वो केवल सबसे पैसा वसूल रहे हैं कि तुम्हारे राजा तभी तक बने रहोगे जब तक हमें टैक्स दोगे, तुम जमींदार तभी तक बने रहोगे जब तक जितना पैसा हम कह रहे हैं उतना तुम हमें दोगे। यही तो कर रही कंपनी। कंपनी ने वही यहाँ पे भी पॉलिसी अपनाई। कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया सिस्टम, उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट बेटा इसीलिए बिकॉज इट यूज्ड टू बी फॉर 10-20 years। समझ गए? बहुत लंबे टाइम के लिए होता था। हर साल परमानेंट सेटलमेंट में अगर एक बार एग्रीमेंट हो गया कि इतना टैक्स हमें दोगे, यानी मान लो कि 100 रुपए टैक्स हमको दोगे, यानी कि ये टैक्स तुमको 20-30 सालों तक बस इतना ही टैक्स देना है। तुम कितना भी पैदा करो, कंपनी को तुम्हें इतना ही टैक्स देना है। समझ गए? इससे ज्यादा नहीं देना है। समझ गए? तो कंपनी ने एक सिस्टम लेकर के आई, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी ने बोला कि चलो ठीक है, हमें थोड़ी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितने भी राजा हैं, तालुकदार भी एक तरह का जमींदारी होता है, उसके पास लैंड होती है, और जितने भी तालुकदार हैं उन सबको कंपनी ने बोला कि तुम सब लोगों को आज से हम जमींदार डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं जमींदार। तुम सब लोग आज से जमीन, यानी जमीन मतलब लैंड, दार मतलब होल्डर, तुम लोग आज से हमारी जमीन के लैंड होल्डर बन जाओ। उन्होंने बोला कि तुम लोगों का काम होगा कि तुम लोग जाओगे और किसानों से हमारा रेंट कलेक्ट करोगे, ठीक है, और कंपनी को रेवेन्यू पे करोगे, ठीक है, यानी किसानों से पैसा तुम लोग लोगे और लाके हमको दोगे। लेकिन तुम लोगों को जो पैसा हमें पे करना है वो पैसा हम फिक्स किए देते हैं। समझ गए? नहीं, हम तुम्हें फिक्स अमाउंट बता देते हैं और ये हमेशा उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ गए? ये फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कह रही है कि हमको 10% टैक्स दे देना, यानी अगर तुम 1000 रुपए कमा रहे हो तो वो कंपनी को 100 रुपए देने हैं, और ये 100 रुपए फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये कंपनी ने ये सोच करके किया था कि जब हम फिक्स रेवेन्यू लेंगे, जो पैसा बच जाएगा उससे लोग एग्रीकल्चर इंप्रूव करेंगे, कि नहीं? क्योंकि अभी तक तो कंपनी एग्जॉर्बिटेंट पैसा ले रही थी, जितना मना है उतना पैसा ले रही थी, उस चक्कर में लोग फेमाइन में मर गए। अब कंपनी ने एक नया तरीका निकाला है, उसको वो बोल रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट। ऐसा उन्होंने माना कि अगर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू आता रहेगा कंपनी के ऑफर्स में, और सेम टाइम पे जो पैसा बच जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर जरूरत से ज्यादा पैसा लेगी तो जमींदारों के पास कुछ बचेगा नहीं, तो कंपनी ने ऐसा माना हम लिमिटेड पैसा लेंगे, और जो पैसा बच जाएगा, क्योंकि हम तो अपना फिक्स किए दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम इस साल 100 ले रहे हैं, अगले साल 500 लेंगे, हमने लंबे टाइम के लिए फिक्स कर दिया कि हम इतना ही पैसा लेंगे। तो जो पैसा बच जाएगा जमींदार उसको इन्वेस्ट करेगा इंप्रूव करने में लैंड को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हम जमींदार ने वो पैसे अपने लिए पास रख दिए होंगे और फार्मर्स को दिए ही नहीं होंगे। करेक्ट। इसीलिए लोग जमींदार को भी बुरा मानते हैं, क्योंकि जमीन मैम ये जमींदार पहले से कंपनी से ऑर्डर थी। करेक्ट, कि जमींदार को भी भाई कंपनी तो बुरा कर ही रही थी, बट एट द सेम टाइम जमींदार ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए। जब कंपनी ने फेमाइन के बाद थोड़ी बहुत कोशिश की भी ढंग का काम करने का, तो जमींदार लोग पैसा तो वसूल लेते थे, लेकिन वो पैसा वो लोग जमीन में इन्वेस्ट नहीं करते थे। समझ गए? मैम तो जमींदार को भी लोग बुरा मानने लगे थे, जब कंपनी ने उनसे रेवेन्यू मांगने को बोला था, तो सारे रेवेन्यू कंपनी को बोला, तो जमींदार को भी उनकी वैल्यू भी डाउन होती है लोगों के लिए। हाँ, वो भी एक है, लेकिन जमींदारी में समझ गए जमींदारों में क्या प्रॉब्लम थी। तो परमानेंट सेटलमेंट बताओ क्या सक्सेसफुल हुआ होगा या फेल हो गया होगा? मैम फेल। फेल हो गया। कंपनी ने जमींदार सबके लिए बुरे थे। राइट, क्योंकि कंपनी ने जो सोचा वो हुआ नहीं। कंपनी ने सोचा कि हम फिक्स कर दे रहे हैं टैक्स, तो हम कम टैक्स लेंगे, तो बचा हुआ पैसा जमींदार जमीन में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जमींदार ने वो पैसे अपनी जेब में रखने लगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमीन की हालत फिर वैसी होगी जैसी ऑलरेडी थी। ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, ये फेल हो गया, ये कंपनी का ये प्लान फेल हो गया। लेकिन ये जरूरी है फिर भी जानना कि परमानेंट सेटल क्या था। परमानेंट सेटलमेंट तो ये एक सिस्टम था जो 1793 में आया था। कौन लाया था? इसका नाम था कॉर्नवालिस। सुना है पहले नाम? जैसे हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स है कि नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने वो लेकर के आया। करेक्ट। हेस्टिंग्स जब वापस चले गए तो हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आए थे इंडिया में, वो गवर्नर जनरल 1793 में थे इंडिया के। तो कॉर्नवालिस ये सिस्टम लेकर के आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। समझ गए? ये नाम याद रखना है कौन लेके आया है। अब वो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दी कि सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? सेटलमेंट में ये दिक्कत थी कि कंपनी के ऑफिशियल को जल्दी ये रियलाइज हो गया कि जमींदार
इम्प्रूवमेंट लैंड में नहीं कर रहे हैं, समझ गए। और एक और दिक्कत थी, जो रेवेन्यू फिक्स किया था जमीनों का ऑलरेडी, वो भी काफी ज्यादा हाई था। यानी परमानेंट सेटलमेंट में जो फिक्स अमाउंट कंपनी ने बोला था कि हमको इतना चाहिए, वो भी कोई कम पैसा नहीं मांग रही थी कंपनी। जैसे मैंने इसमें 100 एग्जाम्पल दिया, बट एक्चुअली अगर 1000 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो कंपनी लगभग 500 रुपए मांग रही थी। बहुत कम पैसा जमींदार के पास भी बच रहा था, और जितना बच रहा था उस पे भी जमींदार लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी अपने पास कुछ पैसा रखना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के हालत ऐसी ही रही। ठीक है, समझ गए। तो नीचे का इतना कुछ पढ़ने वाला ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, मेन मेन चीज हमने इसमें कर ली है, इतना डिटेल में नहीं करना है अपन को। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कुछ लिखना होगा तो कर लोगे बेटा। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट में ये भी लिखना है कि ये बॉब पे हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, समझ गए। इसकी लोकेशन है बॉब। ठीक है, अगला सिस्टम, ये वाला सिस्टम फेल हो गया तो कंपनी दूसरा सिस्टम लेके आई। सिस्टम लाई महलवाड़ी। क्या नाम? महलवाड़ी। महलवाड़ी, महल एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। कहते हैं महल का मतलब हम तो पहले समझते थे। महल एक वर्ड है पंजाबी में, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, समझ गए। कंपनी का जब परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया तो कंपनी को धक्का लग गया, क्या अब क्या करें भाई। ये फेल हो गया, अब तो इसमें भी लैंड इंप्रूव नहीं हो रही। तो कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, पंजाब वाले रीजन में हम नए तरह का सिस्टम लाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे ढेर सारे गांव है ना, उन गांव को एक महल डिक्लेयर कर देते हैं। मान लो एक महल में 10 विलेज आ गए, 10 विलेज का एक हेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं? हेड। ठीक है, इन 10 गांवों का एक हेड डिक्लेयर कर देंगे और उस हेड से हम पैसा लेंगे। पिछले सिस्टम के जैसा ही है, लेकिन जमींदारी से थोड़ा बेटर था ये सिस्टम, क्योंकि ग्रुप विलेजेस में लोकल मुखिया से आप पैसा ले रहे हो तो जो कि उनसे ज्यादा अटैच्ड होता है। जमींदार को तो कोई लेना देना नहीं होता है गांव वालों से, लेकिन विलेज हेडमैन जो गांव में मुखिया लोग रहते हैं उनसे थोड़ा वो लोग अटैच रहते हैं, क्योंकि गांव के मुखिया ज्यादा प्रॉब्लम समझते हैं ना गांव की। जैसे गांव का सरपंच और जमींदार में फर्क होगा ना, तो गांव के सरपंच टाइप से उन्होंने सोचा कि अब इनसे टैक्स वसूला जाएगा। तो लेते हैं थोड़ा। अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी के ऑफिशियल को ये समझ में आया कि अभी नया सिस्टम लाना पड़ेगा। और ये नया सिस्टम कैसा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट क्या पड़ेगा? पंजाब, राजस्थान, यही तो पड़ेगा ना। ये देखो ये है इंडिया, ऐसी ऐसी ऐसी, ये नॉर्थ है, वेस्ट ये वाला एरिया होगा। इस वाले एरिया में कौन से स्टेट है इंडिया में बताओ फटाफट। ये तो है राजस्थान, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये समझ पा रहे हो, और ये गुजरात, समझ पा रहे हो। मैम वेस्ट साइड तो बंगाल भी पड़ता है। बंगाल ईस्ट में पड़ता है, इधर है, ये है बंगाल, इस तरफ अल्लू हट गया। बंगाल कहाँ पड़ता है? सॉरी सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है, सीखने वाली बात है। नन्हे मुन्ने बच्चे तुम लोग, गलती तो करोगे ही। सब कुछ पहले से जोड़ना आता है, तो पहले से आता तो क्यों आते पढ़ने। ये देखो ऐसा है, ये बन गया इंडिया। बंगाल किधर है बेटा? परफेक्ट इंडिया बना है। ये है बंगाल। अरे समझ रहे हो, ये है बंगाल। ये वाला जो ये वाला रेड है, ये है राजस्थान, ये है पंजाब। तो वेस्ट की तरफ तो राजस्थान और पंजाब पड़ गया है कि, और ईस्ट की तरफ बढ़ गया बंगाल, और उड़ीसा भी ईस्ट की तरफ है। ये बंगाल के नीचे पड़ता है उड़ीसा। कोई ये ना समझना कि उड़ीसा यहाँ पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? ये गुजरात है। मैप देख के आएंगे सब लोग अगली बार। क्या देख के आएंगे? इंडिया का मैप देख के आना है, कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। कम से कम इतना एग्जैक्ट लोकेशन रटने का जरूरत नहीं है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि किस तरफ पड़ता है, ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है। अभी लोग समझेंगे ये ईस्ट वेस्ट क्या होता है। अरे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इतना तो कर लेते हो, ऐसे तो बनाते हैं हम डायरेक्शन। यस मैम। तो इंडिया के ऊपर ऐसे खींच दो 4 लाइन, और इधर वाला हो जाएगा ईस्ट, उधर वाला हो जाएगा नॉर्थ, इधर वाला हो जाएगा साउथ, उधर हो जाएगा वेस्ट। जो इस तरफ स्टेट पढ़ रहे हैं ये वाली लाइन के इस तरफ, वो सब वेस्ट में हो जाएंगे। जो इस तरफ स्टेट पढ़ रहे हैं वो ईस्ट में हो जाएंगे। देख लोगे। वो इसीलिए भी उन्होंने पंजाब हरियाणा राजस्थान को करा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैम ये अभी भी फुटबॉल ऑफ इंडिया कंसिडर होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। कब की बात कर रही हो मैडम? 1757 की बात चल रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रही हो। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आजादी के बाद हुआ है।
मैम इन्होंने इधर वाले एरिया को इम्प्रूव करने के लिए क्यों फिर वो उसी एरिया तो को पूरे इंडिया को इम्प्रूव करना है, एक जगह को थोड़ी करना है, तो साउथ में भी लाएंगे वो सिस्टम। ये सब फालतू कनेक्शन मत बैठाओ। अभी जो आजादी के बाद जो बातें हुई उसका उस टाइम से कोई कनेक्शन थोड़ी ना है। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब ये है कि कंपनी ये कन्विंस हो गई थी कि अभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो हमारी हालत खराब हो गई, यानी ईस्ट वाली साइड में। तो नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्री के स्टेट पड़ते हैं, जिसका मतलब है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उन्होंने होता है कि आप कुछ एक काम करते हैं, यहाँ पर एरिया, उत्तर प्रदेश भी वेस्ट में ही पड़ता है ना, यूपी आधा यूपी वेस्ट में ही पड़ता है, आधा यूपी ईस्ट में, मतलब मिडल में आता है। तो कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश का पार्ट भी इसमें ले लिया था। ये सिस्टम कौन लेकर के आया? अरे बताओ। थॉमस मुनरो। ये है मुनरो जी लेके आए हैं, ठीक है, महलवारी सिस्टम, ठीक है। इसमें एक और इंसान का नाम आता है कि किसने स्ट्रैटेजी बनाई थी। ये स्ट्रैटेजी इसमें 2 लोग लेके आए हैं, मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी भी ये सिस्टम को लेके आए हैं, समझ गए? सॉरी, हाँ, इस सिस्टम को लेकर के आए होल्ट मैकेंजी, मुनरो तो महलवारी वो रैयत वारी लेके आए हैं, समझ गए? इस सिस्टम को कौन लेके आया? होल्ट मैकेंजी, नाम लिख लेना बेटा। होल्ट मैकेंजी इस सिस्टम को लेकर के आए, ठीक है। पिछले वाले सिस्टम को लेके आए कॉर्नवालिस, इस वाले सिस्टम को लेके आए जो ग्रीन में नाम लिखा है होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि ये जो विलेज है, क्योंकि विलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में लोग विलेज में ही तो ग्रुप होके रहते हैं ना, जैसे, अरे विलेज समझते हो ना, गांव। इंडिया के मैक्सिमम लोग जो गांव में रहते हैं, विलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए। हमें कोई नया सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें सोसाइटी प्रिजर्व रहे, यानी विलेज के लोग विलेज में ही रहें और हमें टैक्स भी मिलता रहे। क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम था उसमें इतना लोकल लेवल पे टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, जमींदार ऊपर ऊपर अपने गुंडों को भेज देता था, तो किसी को गांव की हालत एक्चुअली पता नहीं होती थी। लोग जाते थे अपने लठ वट लेके और लेके आ जाते थे पैसे, जमींदार कहीं और रहता था और गांव कहीं और था। यहाँ पे इन्होंने सोचा कि बेटर तरीका ये रहेगा कि अगर हम कलेक्टर जो है वो गांव जाके घूमे, लैंड को इंस्पेक्ट करे अच्छे से। अब अगले वाले सिस्टम में, क्योंकि पिछले वाले सिस्टम में तो जमींदार को पूरी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तुम सब करो। लेकिन नया सिस्टम आया महलवारी, उन्होंने सोचा कि अपना एक कलेक्टर भेज देते हैं, जिसको आज के टाइम पे हम डीएम बोलते हैं। वो पिछले टाइम पे क्या था? कलेक्टर। तो कंपनी ने सोचा कि हम अपने एजेंट्स को भेजेंगे, उसको कलेक्टर कहते थे, उसको हम गांव का भेजेंगे, वो जाके लैंड को इंस्पेक्ट करेगा, मतलब देखेगा कि लैंड कैसी है, उसको मेजर करेगा और फिर सबको वो बताएगा कि कितना टैक्स इसमें से वसूलना चाहिए, ठीक है। जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू आएगा, जो भी वो कलेक्टर बताएगा कि इतना पैसा कलेक्ट होना चाहिए इस लैंड में, इतना पैदा होगा, उसी के हिसाब से हर एक गांव को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर बार रेवेन्यू कलेक्टर जा जाके करेगा। तो क्या ये 15-20 सालों के लिए किया जाएगा? मैम फॉर एवरी नहीं, ये शॉर्ट टाइम के लिए किया गया, क्योंकि अब परमानेंट सेटलमेंट से उन्होंने सीख ले ली थी कि लंबे टाइम के लिए सेम रेवेन्यू लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि कभी ज्यादा पैदा होता है कभी कम। ये वाला जो सिस्टम था इसमें पीरियोडिकली, यानी बार बार जाके कलेक्टर चेक करेगा कि लैंड में कितना पैदा होगा, समझ गए, और उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। और इसीलिए इसलिए रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स नहीं किया जाएगा, यानी 15-20-25 साल के लिए रेवेन्यू को फिक्स नहीं करेंगे, बार बार जाएंगे पीरियोडिकली, 2 साल 3 साल में बार बार जाएंगे, लैंड को चेक करेंगे कितना पैदा होगा, उस हिसाब से कलेक्टर जितना बताएगा, कलेक्टर किसका एजेंट है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कलेक्टर जितना बताएगा उतना पैसा कंपनी टैक्स के तौर पर लेगी। द चार्ज कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। किसको दे दिया गया? गांव का जो मुखिया है उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि देखो भाई ऐसा है, हमारे गांव में हमारा एक एजेंट आएगा, नाम होगा कलेक्टर, वो तुम्हारे गांव की जमीन को चेक करेगा और वो आकर के कंपनी को बताएगा कि इतना टैक्स इस साल आप ले सकते हो। तुमको क्या करना है मुखिया जी? टैक्स किसको दे देना है? कलेक्टर को, समझ गए। और इस सिस्टम को बोलने लगे महलवारी सिस्टम। अरे समझ गए? यस मैम। महलवारी सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा कि परमानेंट सेटलमेंट? महलवारी सिस्टम। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स भी टाइम के साथ सीखते जाते थे। महलवारी सिस्टम में भी एक्शन करना थोड़ा टफ हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बीच में कभी कभी मुखिया लोग भी इधर उधर कर देते थे पैसे को। फिर ब्रिटिशर्स अपना एक लास्ट सिस्टम लाए, उसका नाम क्या था? मुनरो। मुनरो सिस्टम का बेटा एक और नाम है रयतवारी। क्या नाम है?
लेकिन ये सिस्टम इतना ज्यादा मतलब मुनरो सिस्टम काफी कंपैरेटिवली अच्छा सिस्टम था, इसीलिए इसका नाम रयतवारी की जगह लोगों ने मुनरो सिस्टम ही रख दिया। रयत बेटा एक नाम है, जो किसका नाम है, पीजेंट का। अभी नॉर्थ इंडिया में हम लोग किसान बोलते हैं ना पेजेंट को, साउथ इंडिया में उसको रयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रयत। रयत सिस्टम का मतलब अब तो समझ ही गए होगे, रयतवारी में टैक्स डायरेक्टली किससे कलेक्ट किया जाएगा? किसान से। किसान, सेम सिस्टम होगा, कंपनी जाएगी, मतलब थोड़ा अपना देखेगी कि कितना उगेगा, लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली किससे लेगी? किसान से। वो विलेज हेडमैन से टैक्स लेगी क्या? किससे लेगी अर्श डायरेक्टली टैक्स कंपनी? अब मैम किसान से। विलेज हेडमैन की उनको जरूरत नहीं है, तो ब्रिटिशर्स की जो और ये कहाँ पर लागू किया गया? साउथ इंडिया में। कहाँ पर? साउथ इंडिया मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका, तमिलनाडु। और जो हमने महलवारी देखा था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगाया गया, और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ लगाया गया? ईस्ट इंडिया में, यानी बंगाल में, उड़ीसा में। ठीक है, ये वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हो तुम लोग? एक एक करके सबके ऑफ हो गए। व्हाट द हेल डू यू वांट? I'm ठीक है, on. मैम हाँ मैम जैसे साउथ में अगर वो सही के सिस्टम है तो मैम इस हिसाब से कंपनी को डायरेक्टली साउथ में जाना होगा, तो मैम वो रोज कंपनी सब जगह है, कंपनी सब जगह बेटा। कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी है, एक है बंगाल, एक है मद्रास, एक है मुंबई यानी बॉम्बे। कंपनी एक जगह थोड़ी रह रही है, कंपनी पूरे इंडिया में। मैसूर वालों को हरा दिया तो इतने बड़े बड़े वॉर कंपनी करके सबको जीत ले गई, अब कंपनी एक जगह बैठी है। कंपनी तो पूरे इंडिया में है, समझ गए? उनको रोज रोज भेजने की जरूरत नहीं किसी को। इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वर सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। साउथ में जो लगाया गया उसमें भी परमानेंट सेटलमेंट से मूव अवे यानी उससे दूर जाने की उन्होंने कोशिश करी। न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रयतवारी, और वहां पर जो सिस्टम लगाया गया उसका नाम था रयतवारी। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल, ज्यादा बहुत बड़ी जगह में उन्होंने नहीं लगाया रयतवारी को। साउथ में उनके पास इलाके भी लिमिटेड ही थे। जिसने लगाया है उसका नाम है अलेक्जेंडर रीड। यानी मुनरो सिस्टम में 2 नाम पढ़ने हैं हमको, एक तो थॉमस मुनरो जिन्होंने सिस्टम को लगाया है, और दूसरे हैं अलेक्जेंडर रीड, ये उनके साथ ही थे। ठीक है, लेकिन तुम केवल थॉमस मुनरो भी याद रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? पहले इन्होंने स्मॉल स्केल पे अलेक्जेंडर रीड ने लगाया एक छोटे इलाके में, फिर बाद में ये सिस्टम पसंद आ गया, तो जब थॉमस मुनरो इंडिया आए तो उन्होंने लार्ज स्केल पे सिस्टम को लगा दिया और पूरे साउथ इंडिया में लगा दिया। समझ गए? यानी पहले इस पे एक्सपेरिमेंट टाइप का किया गया रयतवारी पे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट किसने किया बेटा? अलेक्जेंडर रीड ने। यानी मे भी उन्होंने शायद एक गांव में ही लगाया हो, समझ गए? सिंगल विलेज में लगा के देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा, टैक्स वसूल पा रहे हैं टाइम पर कि नहीं। बट ये सिस्टम जब चल गया तो थॉमस मुनरो जब इंडिया आए, वो भी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, when he came to India, उन्होंने इसको लगाया। ठीक है, तो थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, उस वक्त मद्रास साउथ में ही पड़ता है, साउथ वाला इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आता होगा, करेक्ट? अरे हाँ, है ना? यस मैम। मैंने क्या बताया कि ब्रिटिशर्स के पास 3 प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास में, एक यहाँ बंगाल में, और एक बॉम्बे में। लेकिन इन प्रेसिडेंसी के नाम का ये मतलब नहीं कि ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल ही आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल प्लस उसके आसपास का सारा एरिया ये वाली प्रेसिडेंसी कंट्रोल करती थी, यानी बंगाल, बिहार, यूपी, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? बंगाल प्रेसिडेंसी। उसी तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब गुजरात प्रेसिडेंसी कंट्रोल करती थी। और मद्रास प्रेसिडेंसी कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी कंट्रोल करती थी, चेन्नई। समझ गए? ये केवल प्रेसिडेंसी के नाम है, पूरा इलाका ये कंट्रोल करते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था थॉमस मुनरो। ऑब्वियसली ये उसने पूरे साउथ में लगाया। ठीक है, मुनरो फेल्ट एट द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार। मुनरो ने ये सिस्टम इसलिए लगाया क्योंकि मुनरो को पता था कि जिस तरह नॉर्थ इंडिया में जमींदारी सिस्टम चलता है, साउथ इंडिया में कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, यानी वहां पर जमींदार नहीं होते थे। सेटलमेंट उनको ऐसा लगा कि अब उनको डायरेक्टली कल्टीवेटर यानी रयत से ही करना पड़ेगा, किसान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जमींदार मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही थे। साउथ इंडिया में जमींदारों का सिस्टम नहीं था, समझ गए? साउथ इंडिया में जब जमींदार होते ही नहीं थे तो उनको डायरेक्टली किससे करना पड़ा? किसानों से ही डायरेक्टली एग्रीमेंट करना पड़ा। फील्ड को उन्होंने अच्छे से केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया गया। रेवेन्यू को असेसमेंट, रेवेन्यू असेसमेंट का मतलब है देखना कि कितना इसमें उगेगा, समझ गए? पहले फील्ड को देखा जाता है, देखा जाता है कि कैसी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, ज्यादा उगेगा या कम उगेगा।
तो उसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि इसमें लगभग कितना उग जाएगा। जितना मान लो समझ लो 100 केजी उगेगा, फिर देखा जाता है कि 100 केजी यानी 1 केजी अगर 20 रुपए का होगा तो 2000 का माल इसमें पैदा हो जाएगा 1 साल में। फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट सोचे चलो 200 रुपए हम टैक्स ले लेंगे, तो 10%। इस तरह से किया जाता है। अच्छे से असेस किया गया। मुंडो को ऐसा लगा दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figures protecting the royal under their charge। और इसका एक और रीजन था, क्योंकि मुनरो को ऐसा लगता था कि महलवारी और रयत परमानेंट सेटलमेंट दोनों में ही किसानों का बहुत बुरा हाल है। पहले में जमींदार जो है वो उनको लूट रहे हैं, और दूसरे वाले केस में जो है वो महलवारी में भी उतने अच्छे से उनका जमीनों का देखभाल नहीं हो पाता, क्योंकि हम डायरेक्टली किसानों से बात तो कर नहीं पाते हैं, करेक्ट। तो उन्होंने सोचा रयतवारी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम डायरेक्टली किससे बात करेंगे, किसानों से, तो हम उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसलिए रयतवारी सिस्टम को लेके आए थे। ठीक है, आगे समझ गए? यस मैम। किस किस को ये तीनों सिस्टम समझ आ गए? तो ये तीनों सिस्टम लिख लेने, लिख लोगे अपने मन से। सो यू हैव टू राइट डाउन दीज 3 सिस्टम्स। ठीक है, और उसके बाद हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।